हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहली धारा जो इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए वो पढ़ेंगे। धारा 19 क्या कहती है? धारा 19, याचिका द्वारा नगर पालिका चुनाव पर आपत्ति करने की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है क्योंकि होता क्या है, जो नगर पालिका चुनाव होते हैं उसमें न्यायालयों का दखल बहुत कम होता है। सिर्फ इस पर क्या की जा सकती है, चुनाव पर आपत्ति अगर आपको है तो आप याचिका दायर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखें धारा 19 क्या कह रही है। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को चुनाव याचिका द्वारा निम्न आधार पर आपत्ति की जा सकेगी। जो नगर पालिका चुनाव है उससे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, याचिका करें, याचिका दायर करें। और याचिका किन आधारों पर होगी वो नीचे लिखे गए हैं, 4 आधार। पहला आधार है ये कि उस व्यक्ति ने धारा 28 में यथा परिभाषित भ्रष्ट आचरण को चुनाव की कार्रवाई के दौरान या उसके संबंध में कारित किया है। कोई व्यक्ति जो धारा 28 में परिभाषित भ्रष्ट आचरण है उसको चुनाव की प्रक्रिया के दौरान या चुनाव की कार्रवाई के दौरान या उस समय पर या उसके आसपास समय पर वो भ्रष्ट आचरण करता है तो आप क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि उस व्यक्ति को मतों की असमुचित अस्वीकृति या स्वीकृति के कारण निर्वाचित घोषित किया गया था। कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित हो गया है जो कि आपको लग रहा है कि वो मतों के असमुचित अस्वीकृत, मतलब जिसके मतों के बारे में ये आपको लग रहा है या हुआ है कि असमुचित तरीके से उसके मतों को बढ़ाया गया, स्वीकृत किया गया, या दूसरे प्रत्याशी के जो मत थे उनको असमुचित तरीके से अस्वीकृत कर दिया गया। मतलब उसको जिताने के लिए जो मत नहीं होना चाहिए थे उन मत को उसमें जोड़ दिया गया, और दूसरे को हराने के लिए जो मत उसको मिलना चाहिए थे उनको कैंसिल या किसी भी आधार पर कम कर दिया गया। तीसरी का बात यह है ये कि वो व्यक्ति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किए जाने हेतु अर्हित नहीं था। कहने का मतलब है जो व्यक्ति चुनाव जीत गया है, जो उम्मीदवार चुनाव जीत गया है वो उस लायक था ही नहीं। उस लायक नहीं था का मतलब हो सकता है कहीं पर आरक्षण विद्यमान हो और वो आरक्षित वर्ग में नहीं आता हो, उसने किसी भी गलत तरीके से अपने आरक्षण को दिखाया हो कि हम आरक्षित वर्ग के हैं, तो इस ऐसे मामले में वो व्यक्ति अर्हित व्यक्ति नहीं होता है, उस लायक व्यक्ति नहीं होता है। चौथी और घा बात बताती है जिन आधार पर आप याचिका कर रहे हैं, ये कि याचिका नामांकन पत्र असमुचित ढंग से अस्वीकृत कर दिया गया था। आपने याचिका इस बात पे की है कि आप कह रहे हैं कि आपका जो नामांकन पत्र था वो साजिश के तहत अस्वीकार कर दिया गया, अनुचित ढंग से अस्वीकार कर दिया गया, तो भी आप याचिका दायर करने के हकदार हैं। ये 4 आधार हैं जिन पर याचिका होगी, और इसमें हमने बता दिया कि पॉइंट वाइज याचिका संबंधित क्षेत्र के जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। पूछा जाता है अक्सर जो चुनाव नगर पालिका चुनाव से संबंधित याचिका है वो आप कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप उस संबंधित क्षेत्र के जहाँ का ये मामला है उस संबंधित क्षेत्र के जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका को प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन प्रस्तुत कर सकता है ये भी बात पूछ ली जाती है, तो कोई भी उम्मीदवार, जैसा कि पॉइंट घ में बताया गया है, या फिर उस क्षेत्र के 10 या अधिक जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो याचिका को प्रस्तुत कर सकते हैं जिला न्यायाधीश के समक्ष। अब इसके बाद बहुत ही एक विस्तृत क्वेश्चन बनता है, नगर पालिका पर राज्य सरकार का नियंत्रण। बहुत सी धाराएं हैं नगर पालिका अधिनियम में जो ये बताती हैं कि नगर पालिका पर राज्य सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण है। क्योंकि हर लोकल बॉडी, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर नियोजन हो, पंचायती राज हो, सारे जितने भी लोकल लॉज आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सरकार पर उन सारे
प्राधिकरणों पर नियंत्रण करने का अधिकार होता है, शक्ति होती है। और इससे पहले भी हमने जो विकास प्राधिकरण का अधिनियम पढ़ाया था उसमें धारा 41 संबंधित थी, जो कहती थी राज्य सरकार का नियंत्रण विकास प्राधिकरण पर है। इसमें कई एक धाराएं हैं, इसीलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि पूरा विस्तृत क्वेश्चन तो आप नहीं लिख सकते, हाँ इसकी हर धारा जो हमने पढ़ाई है उस पर भी प्रश्न आता है। और 4 धाराएं पढ़ाई हैं, 4 धाराओं पे कम से कम 5-6 प्रश्न बनते हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे। और अगर पूरा प्रश्न आ जाए नियंत्रण से तो आप सारी धाराओं का उल्लेख कर दें जो हमने बताई हैं, और उनके अलावा थोड़ा थोड़ा सा संक्षेप में लेंगे, क्योंकि बहुत लिख ही नहीं सकते, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। अब हम लोग समझे कौन सी धाराएं हैं जो नियंत्रण से संबंधित हैं राज्य सरकार के। तो राज्य सरकार क्या होती है, धारा 30, 34, 40 और 48 के अंतर्गत नियंत्रण रखती है नगर पालिका पर। पहले देखें धारा 30 क्या कह रही है। धारा 30 कहती है नगर पालिका को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति। यदि किसी समय राज्य सरकार की समाधान हो जाए कि नगर पालिका लगातार अपने कर्तव्यों का पालन करने में व्यतिक्रम कर रही है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग या उल्लंघन कर रही है, तो वो नगर पालिका को इस विषयक कारण बताने का अवसर प्रदान करने के पश्चात कि क्यों ना ऐसा आदेश किया जाए, आदेश द्वारा नगर पालिका को विघटित कर सकेगी। कहने का मतलब है राज्य सरकार को लग रहा है कि नगर पालिका अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रही है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वो राज्य सरकार क्या कर सकती है, पहले तो नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस देगी कि आप ये इसकी सफाई दीजिए कि आप ऐसा उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। और अगर नगर पालिका उनकी सफाई नहीं देती या पर्याप्त सफाई राज्य सरकार की नज़र में नहीं है कि नगर पालिका अपने आप को बचाने में असमर्थ रही है, अपनी सफाई देने में असमर्थ रही है या अपर्याप्त रूप से सफाई दे रही है, तो राज्य सरकार सीधे सीधे क्या कर सकती है, नगर पालिका को विघटित कर सकती है। ये पूरा अधिकार है राज्य सरकार को। अब आगे चले हम लोग। अब हम लोग आगे धारा 34 पे, जो भी धारा क्या है, राज्य सरकार के नियंत्रण से संबंधित है। और इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या है धारा को पहले कायदे से समझ लें। राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को नगर पालिका के संकल्प या आदेश के निष्पादन को प्रतिबंध करने की शक्ति है। 3 प्रश्न ये बन गए कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है नगर पालिका के संकल्प या आदेश पर, या फिर विहित प्राधिकारी जो नगर पालिका ने नियुक्त किया हुआ है, या फिर जिला मजिस्ट्रेट। तीनों से प्रश्न आता है कि कब जिला मजिस्ट्रेट प्रतिबंध लगा सकता है, कब विहित प्राधिकारी लगा सकता है, और कब राज्य सरकार नगर पालिका के संकल्प या आदेश को निष्पादन के से संबंधित मामलों में प्रतिबंधित कर सकेगी। तो पहले देखें उपधारा 1, सबसे मेन है उपधारा 1। विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नगर पालिका या नगर पालिका की किसी समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित किसी संकल्प या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित किसी आदेश के निष्पादन या अग्रतर निष्पादन का प्रतिषेध कर सकता है। कब के बाद बताया गया, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश इस प्रकार का है कि उससे जनता को या विधिपूर्ण नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग के निकाय को कोई बाधा, क्षोभ या क्षति पहुंचे या इसकी संभावना है। ठीक है। और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन कार्य के किए जाने का, उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है राज्य सरकार द्वारा, या फिर जिला मजिस्ट्रेट या नगर पालिका को ये लगता है कि नगर पालिका के किसी कर्मचारी द्वारा, सेवक द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है जिससे वहाँ की जनता को
या फिर वहाँ के किसी व्यक्ति विशेष के निकाय को जो विधिपूर्ण है वहाँ पर रह रहे हैं, कोई बाधा हो रही है, कोई नुकसान पहुँचा है, कोई क्षोभ हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वेद प्राधिकारी या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उस आदेश को जो दिया गया है या संकल्प को जो निष्पादन के लिए है उसको प्रतिषेध कर सकता है, मना कर सकता है। और वो व्यक्ति जो उसके अनुसरण में काम करने के लिए आए थे या करना चाह रहे थे उनको वो अधिकारी, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या जिला मजिस्ट्रेट हो, उन व्यक्तियों को जिन्हें जो है नगर पालिका ने भेजा था काम करने के लिए, उनको काम करने से मना कर सकता है। उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 1 के अधीन आदेश की एक प्रतिलिपि विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो तदुपरांत यदि उचित समझे तो उस आदेश को विखंडित या उपांतरित कर सकती है। कहने का मतलब हुआ, राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया गया है या फिर जिला मजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा कार्य जो अभी हमने बताया उपधारा 1 में, उसको प्रतिषेध किया है, इन दोनों में से किसी ने, विहित प्राधिकारी ने या जिला मजिस्ट्रेट ने, तो जिस आदेश के जरिए इन्होंने उस कार्य को रोका है, प्रतिषेधित किया है, उस आदेश की एक प्रति क्या करेगी, राज्य सरकार को भेजेगी और राज्य सरकार उस आदेश को देखेगी। अगर उसे ठीक लगता है तो क्रियान्वित कर सकती है, यथावत रख सकती है, चाहे तो उस आदेश को विखंडित कर सकती है, चाहे तो उस आदेश में कोई संशोधन या उपांतरण कर सकती है। ये कहलाती है धारा 34। इसमें एक निर्णय है सुनील कुमार जैन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 एडीजे का केस है ये। जैसा कि हमने बताया है कि जो लोकल लॉज के केसेस होते हैं, सिर्फ केस लॉ याद रखिए आप, मैटर आप किसी भी उपधारा का कोई भी पॉइंट लिख दीजिए वो चल जाएगा उसमें। जैसे यहाँ पर बताया गया, सिर्फ एक लाइन याद रखिए कि जिला मजिस्ट्रेट नगर पालिका परिषद द्वारा पारित किसी संकल्प के क्रियान्वयन को रद्द करने का आदेश दे सकता है। साफ बात कर दी बिल्कुल कि जिला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो नगर पालिका परिषद का आदेश है, संकल्प है, उसको उसके क्रियान्वयन को रद्द कर सकता है, उसको मना कर सकता है। ये शक्ति है जिला मजिस्ट्रेट को, जो कि हमने ब्रैकेट में लिख दिया उपधारा 1 के अधीन उस जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति दी गई है। अब चूंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है, बहुत पास आ चुकी है एग्ज़ाम डेट, इसलिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट कर दिया है। नंबर हमारा 9450770672 है। हम चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे जुड़ जाएं, जिससे आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो दूर कर सकेंगे, एग्ज़ाम के प्रेशर्स हैं उनको प्रेशर को मिनिमाइज़ कर सकेंगे, और आगे प्लीडिंग ऑफ चार्जेस है, प्लीडिंग ऑफ केसेस है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, और तमाम तरह के डिस्कशन आप हमारे साथ डायरेक्ट कर सकेंगे। इसके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल 500 रुपये फ़ीस रखी हुई है। ये फ़ीस दे के आप रजिस्ट्रेशन करा लें, और अगर आप इसमें कोई गुंजाइश चाहते हैं तो हमसे कम्युनिकेट कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा ये फ़ीस उन कैंडिडेट के लिए रिफंडेबल है, वापस हो जाएगी जो लोग सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको सिलेक्शन दिलाना। पैसा आपका हम वापस कर देंगे। अगर आप ज्वाइन होते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर डायरेक्ट डालिए यूट्यूब पे, आप हम तक पहुंच जाएंगे। ये मैटर आप सारे दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन के लिए ये मैटर पहुँचाएँ। ये मैटर जो हम हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं ये पर्याप्त नोट्स हैं, इसके अलावा कुछ भी एग्ज़ाम्स में नहीं आता। अगर आप ज्वाइन हो तो ठीक, नहीं हो तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पूरा मेंस का सिलेबस डे 1 से लेकर डे 100 तक हम आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं। आप वीडियो चलाते हैं तो मोर लिख के आएगा, मोर को टच करेंगे तो पीडीएफ ये खुल जाएगा। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। बेहतर तरीका ये है पीडीएफ अपने हाथ में रखें और फिर वीडियोस को देखें। वीडियोस को बार बार चलने दें, जिससे आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में आपको स्ट्राइक करेगी। वरना आप 2-4 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आप भूल सकते हैं। बार बार चलने दें।
ये पूरी कंठस्थ हो जाएगी आपको बात, आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से पेपर को लिख पाएंगे, कायदे से समझ पाएंगे, क्वेश्चन पेपर को समझ पाएंगे कायदे से, जब मैटर आपको अच्छे से याद होगा तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने सारे साथियों को ये मैटर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी असुविधा हो तो हमारे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर लें, मगर सिलेक्शन ज़रूर लें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब आ जाइए आप लोग धारा 40 पर, जो कि बताती है सदस्यों का हटाया जाना। राज्य सरकार किन आधारों पर नगर पालिका के सदस्यों को हटा सकेगी, वो बताया गई ये बात धारा 40 में। नगर पालिका की धारा 40 देखें। राज्य सरकार निम्नलिखित में से किसी आधार पर नगर पालिका सदस्य को हटा सकेगी। पहला आधार है नगर पालिका की स्वीकृति के बिना 3 माह से अधिक या लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो। कोई सदस्य जो नगर पालिका का सदस्य है वो लगातार 3 माह तक या लगातार तीन माह तक या लगातार 3 अधिवेशनों में बिना नगर पालिका की स्वीकृति के अगर अनुपस्थित रह रहा है तो उसे नगर पालिका क्या कर राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसे पद से हटा सकती है। दूसरी बात, धारा 12 घ और 13 घ में वर्णित नियोक्ता उपगत कर लेने पर, अगर 12 घ और 13 घ के अनुसार वो व्यक्ति सदस्य रहने के लिए योग्य नहीं है या नियोक्ता उपगत कर लेता है तो उसको राज्य सरकार हटा सकेगी उसके पद से। तीसरी बात, नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानबूझकर कोई अंश हित उपगत कर लेने पर, लगभग इसी के सदृश बात बताई गई पॉइंट 4 में। अब उसने नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में कोई हित या अंश धारित कर लिया हो। पांचवी बात, नगर पालिका के विरुद्ध वाद में विधि व्यवसायी के रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया हो। अगर वो व्यक्ति जो सदस्य है और विधि व्यवसायी के रूप में नगर पालिका के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो नगर पालिका के विरुद्ध है, तो भी उस व्यक्ति को राज्य सरकार सदस्य पद से हटा सकेगी। छठी बात, नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास का स्थान परिवर्तित कर लिया हो, अर्थात वो संबंधित नगर पालिका का निवासी नहीं रहा हो। सातवीं बात, नगर पालिका के अधिवेशनों में बार बार कदाचार का दोषी रहा है। सातवीं हो गई। आठवीं और आखिरी बात, अपने पद का दुरुपयोग करता है या उसके लिए अयोग्य है। कोई ऐसा सदस्य है जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या उसके बने रहने के लायक नहीं है तो राज्य सरकार उसे हटा सकेगी। कुल मिला के ये 8 आधार हैं जो हमने बताए आपको, और भी बहुत सारे, मगर इनको आप ध्यान रखिए। बेस्ट पॉइंट्स हमने आपके लिए सर्च कर दिए हैं। इन आधारों पर क्या कर सकती है नगर पालिका, किसी भी सदस्य को हटा सकती है। इसमें एक बात ध्यान रखना है, परंतु है किंतु किसी सदस्य को हटाने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य पद से हटा रही है तो उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा, उससे सफाई पूछी जाएगी, और राज्य सरकार को लगे कि वो प्रॉपर सफाई नहीं दे पा रहा है अपनी नियोक्ता या अपने पद को बचाने के लिए, तो उसको फिर हटा देगी। इसमें 2 केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस है मूलचंद्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण पीठ का केस है। पूर्ण पीठ लिखा हुआ हमने, पूर्ण पीठ का ये केस है। इसमें बताया है, एक ही लाइन आप याद रखें, राज्य सरकार कर्तव्य भंग के कारण किसी सदस्य को हटा सकती है। एग्जैक्टली जो मूलचंद्र है, इन्होंने अपने कर्तव्य भंग किए थे और राज्य सरकार ने इनको इनके पद से हटा दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने सही किया क्योंकि आप कर्तव्य भंग कर रहे थे और आपको पद से हटा के राज्य सरकार का निर्णय सही था, आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। दूसरा केस था रविंदर तलवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016, इलाहाबाद का केस है ये। इसमें भी यही बताया गया है कि एक लाइन लिख दी हमने, धारा 12 घ और 13 घ में उल्लिखित नियोक्ता को उपगत कर लेने से हटाया जाना। कोई सदस्य अगर ऐसा है जो धारा नगर पालिका अधिनियम की धारा 12 घ और 13 घ के अनुसार
निर्योग्य हो जाता है या निर्योग्यता को उपगत कर लेता है तो राज्य सरकार उसको उसके पद से हटा सकती है। ये बताया गया है रविंद्र तलवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 इलाहाबाद के केस में। अब हम लोग आगे चलें। इसके बाद ये धारा 48 है जो कि आखिरी धारा है राज्य सरकार के नियंत्रण से संबंधित। इसमें बताया गया है धारा 48 में अध्यक्ष का हटाया जाना। किसका? नगर पालिका अध्यक्ष का उसके पद से हटाया जाना। कैसे हटाया जा सकता है, किन आधारों पर हटाया जा सकता है, ये बताया गया धारा 48 में। समझे धारा 48 को। राज्य सरकार धारा 48 उपधारा 2 के अधीन निम्नलिखित किसी भी आधार पर अध्यक्ष को हटा सकती है उसके पद से। पहला जो आधार है वो है अध्यक्ष ने अपने कर्तव्य पालन में चूक की हो। दूसरा आधार है धारा 40 में उपलब्ध वे सभी आधार जो एक सदस्य को हटाने के लिए दिए गए हैं। तीसरी बात है नगर पालिका की किसी संपत्ति को हानि या क्षति पहुंचाई हो। चौथी बात है नगर पालिका निधि का दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया हो। पांचवी बात है नगर पालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया हो। छठी बात है नगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ दुराचार किया हो। सातवीं बात है नगर पालिका की संपत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया हो। तो इन आधारों पर मतलब अगर कोई जो अध्यक्ष है नगर पालिका का और इनमें से कोई कारण दर्शित हो रहा है राज्य सरकार को तो राज्य सरकार उसको उस सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी। इसका परंतुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विवाद अब तक चला आ रहा है और बहुत बड़ा निर्णय दिया गया था इसके परंतुक पर जो अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत ब्रॉड में। सिर्फ निर्णय से प्रश्न आते हैं कई एक, परंतुक समझ ले पहले। परंतु अध्यक्ष को हटाने से पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और कारण न बताने अथवा बताया गया कारण अपर्याप्त होने पर उसे पद से हटाया जा सकेगा। ठीक। राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसा आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा किंतु रिट याचिका की जा सकेगी। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है जो लोकल लॉज के मामले हैं उनमें राज्य सरकार का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाता है। हाँ, उन निर्णयों के विरुद्ध क्या होती है? रिट याचिका होती है। अब निर्णय समझ लें जो इस परंतुक से संबंधित है जिसमें विवाद हुआ था बहुत लंबा, वो समझ लें निर्णय क्या है। निर्णय है एग्जैक्टली हाफिज अताउल्ला अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011। ये पूर्ण पीठ इलाहाबाद का केस है। पहले मैटर को समझ लें क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 48(2) के परंतुक के अंतर्गत अध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त किए बिना उसे हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां केवल धारा 48(2) के तहत नोटिस जारी करने मात्र से समाप्त नहीं हो जाती किंतु उसे निम्न शर्तें पूरी करना होती हैं। विवाद ये उठा था इस मैटर में, इस निर्णय में हाफिज अताउल्ला अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 में कि जो अध्यक्ष थे उनको पद से हटाने का जो नोटिस दिया गया था उसी के साथ साथ उनकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां भी उनसे ले ली गई। उन्होंने मामले को कोर्ट में ले गए, रिट याचिका की। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा नहीं है कि खाली नोटिस मात्र से आप हमको हमारी शक्तियां छीन ले रहे हैं, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां छीन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि हमें सफाई देने का मौका मिलना चाहिए और अगर हम दोषी हैं तभी हमारी शक्तियां छीनी जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो जो इलाहाबाद कोर्ट था उसने क्या किया, इनकी बातों को सुना और पूरा निचोड़ निकाल दिया। कहा कि बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ नोटिस मात्र से आप किसी अध्यक्ष की नगर पालिका अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को नहीं छीन सकते बल्कि आप कम से कम जो नीचे हम आपको शर्तें बता रहे हैं उनको पूरा करिए तभी आप उसकी शक्तियों को निलंबित करिए या छीनिए। शर्तें क्या हैं वो हम लोग अगले पेज पे देखें। यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि इन शर्तें को अगर चार शर्तें हैं, अगर इन 4 शर्तों को पूरा कर रहा है वो अध्यक्ष तभी आप उसको उसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों से वंचित करिए, अन्यथा नहीं।
4 शर्तों में से पहली शर्त थी जो पूरी करना होगी राज्य सरकार को, वो है आरोपों के संबंध में प्रभावित अध्यक्ष से व्याख्या अथवा सफाई ली जानी चाहिए, और धारा 48(2) के परंतु के अंतर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व इस पर विचार करना चाहिए। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने कहा कि आप क्या करिए, राज्य सरकार को कहा कि पहले तो आप नोटिस देने से पहले आप उससे पूछिए कि क्या सचमुच में आप ये कदाचार या ये जो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसा है, उस पर आप पहले देख लीजिए, परंतु के अनुसार नोटिस देने से पहले आप विचार करिए कि आरोप लगाना सही है क्या नहीं है। दूसरी बात क्या कही, राज्य सरकार को सुसंगत तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से ये समाधान हो जाना चाहिए कि आरोप बेबुनियाद नहीं प्रतीत होते हैं और अध्यक्ष धारा 4(2) में गिनाए गए किसी आधार पर प्रथम दृष्टया अपराधी है। राज्य सरकार को पूरी तरह से उन तथ्यों पर विचार करना चाहिए, और जब उसको समाधान हो जाए कि अध्यक्ष जो है 4(2) जो 48 की धारा 2 है, 48(2) में गिनाए गए किसी भी आधार पर जो बताया गया है कि हटाया जा सकता है, तो राज्य सरकार को लगे कि हाँ बिल्कुल ये अध्यक्ष जो है प्रथम दृष्टया अपराधी लग रहा है, तो ही उसकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को छीनने के बारे में विचार करें, अन्यथा नहीं। तीसरी बात बताई गई, कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत आरोप समाहित होने चाहिए। जो राज्य सरकार कारण बताओ नोटिस दे रही है अध्यक्ष को, उसमें वो बिल्कुल क्लियर करे कि उस पर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों के बारे में उसको सफाई के लिए तलब करे। चौथी और आखिरी बात बताई निर्देशित की कोर्ट ने कि इस बात को भी देखें। चौथी बात थी, कारण बताओ नोटिस को उन तथ्यों को इंगित करना चाहिए जिन पर निष्पक्ष समाधान आधारित है तथा साक्ष्यों को भी दर्शित करना चाहिए जिनके द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों को साबित किया जाना है। कहने का मतलब बिल्कुल साफ कर दिया कोर्ट ने कि सिर्फ कारण बताओ नोटिस में आप खाली मामलों को या तथ्यों को ही, पॉइंट को ही ना इंगित कर दें, बल्कि निष्पक्ष रूप से ये भी बताएं कि किन आधारों पर उस व्यक्ति को, उस अध्यक्ष को दोषी ठहराना है, क्या क्या आधार हैं उनकी व्याख्या करें, उसके खिलाफ जो जो बातें बन रही हैं उन सारी बातों को आप पॉइंट वाइज हमें दें, उस अध्यक्ष को दें और अध्यक्ष को बताएं कि इन आधारों पर आपके विरुद्ध अपराध साबित किए जा सकते हैं, जिससे वो अपना प्रॉपर तरीके से बचाव कर सके और उससे बचाव का मौका दे राज्य सरकार। और अगर वो सचमुच में दोषी है, मतलब इस पूरे का कंक्लूजन ये था हाफिज अताउल्लाह अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 का, कि यूं ही किसी अध्यक्ष की शक्तियां सिर्फ कारण बताओ नोटिस के द्वारा राज्य सरकार उससे नहीं छीन सकती। अगर राज्य सरकार को किसी अध्यक्ष की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को सील करना है, सीज करना है, बंद करना है, तो उसको बाकायदा समाधान करना होगा। उस सदस्य के प्रति उस सदस्य को पूरा समाधान प्रदान करने का मौका देना होगा। उस अध्यक्ष को मनमाने ढंग से ना ही पद से हटा सकती है राज्य सरकार, और ना ही मनमाने ढंग से राज्य सरकार किसी अध्यक्ष की शक्तियों, चाहे वो वित्तीय हो चाहे प्रशासनिक हो, उनको छीन सकती है। उसका एक प्रॉपर तरीका है, और वो तरीके ये 4 पॉइंट में जो इलाहाबाद कोर्ट है उसने दर्शित कर दिए। अगर इन 4 तरीकों को फुलफिल कर रहा है वो सदस्य, इसका मतलब वो सदस्य पद पर बने रहने के लायक नहीं है, और अब उसकी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को छीना जा सकता है, लिया जा सकता है। लास्ट में जगह बची थी तो हमने अपना नंबर दे दिया आपको 9450770672। ये व्हाट्सएप नंबर है, जैसा कि हम बता चुके हैं। इससे आप जुड़ जाइए, आपको हम काफ़ी मदद करेंगे आपकी पढ़ाई करने में। इसकी हमने नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है, जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं। आप सिलेक्शन ले लीजिए तो हम ये फ़ीस भी आपको वापस कर देंगे। आप अगर ज्वाइन होते हैं ग्रुप में बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको डे 1 से लेकर डे 100 में सारे मेन PCS और UP PCS और UPSS के पूरे नोट्स दे रहे हैं,
जिनमें हर वीडियो के साथ हमने PDF लगाया हुआ है। वीडियो चलाने पर मोर लिख के आएगा, मोर को आप टच करेंगे PDF आ जाएगा। PDF को डाउनलोड करके आप हमारे वीडियो को देखिए, पूरा मैटर आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई असुविधा हो तो हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, उसके अलावा हमने नीचे आपको चैनल दे दिया @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। डायरेक्ट इस चैनल को सर्च करिए, आप हम तक पहुंच जाएंगे। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहें तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं, आप डे वाइज पढ़ना चाहें डे वाइज पढ़ सकते हैं। जैसा आपका रूटीन हो उस हिसाब से पढ़ाई करिए। आप बहुत कम दिन बचे हैं, कहीं ना भटकिए। ये पर्याप्त मैटर है, इस पर्याप्त मैटर से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आप मेंस में सिलेक्शन ले पाएंगे। भटकेंगे तो आप सिलेबस बहुत लॉन्ग है, आप फाइनल नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है, इस मैटर को अच्छे से खुद भी याद करिए, सारे साथियों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को बार बार रिपीटेडली चलने दीजिए, जिससे आप क्या होंगे, बार बार आपके दिमाग में बातें गूंजेंगी तो आप एग्ज़ाम हॉल में पूरा मैटर अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।